गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तरनीब में। आज हम बात करेंगे श्वेता मैम द्वारा पढ़ाए गए प्राचीन भारतीय इतिहास चैप्टर 1 में प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियाँ का विकास कब, कहाँ और कैसे किया, और यह बतलाता है कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई, प्राकृतिक संपदाओं की खोज और उनका उपयोग किस प्रकार जीविका के साधन के लिए किया गया, खेती, कटाई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की गई, जंगलों की सफाई कैसे हुई और क्यों हुई, कैसे नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की गई, विभिन्न प्रकार की लिपियां और भाषाओं का प्रचलन और विकास किस प्रकार हुआ। कहा जाता है भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम स्थल है, जैसे आर्य, ईरानी, यूनानी, शक, पार्सियन, कुषाण, हून, अरब, तुर्क आदि अनेकानेक प्रजातियां ने भारत को अपना घर बनाया तथा प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में अपना अपना योगदान दिया। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और यह भी है भारतीय संस्कृति की विलक्षणताएं। भारत में उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समकेतिक हो गए हैं। यहाँ प्राक आर्य जातीय संस्कृति उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं, तो सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जैसे 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदान में विकसित विचारों संस्थाओं के द्योतक हैं, वे संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथ हों, जो 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी में मिलते हैं। अतः ये सभी शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकेतर भारत से संबंध विचारों, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक हैं। इसी प्रकार पूर्वांचल भारत, जहाँ प्राक आर्य जातियाँ बसी हुई है, वहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। वहीं छोटा नागपुर के पठार, जो कि मुंडा परिसर है, वहाँ मुंडा संस्कृति का पुरावशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का है। भारत को विभिन्न धर्मों का प्रांगण भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण तथा प्रभाव प्रति प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही
भिन्न भिन्न धर्मों और रीति रिवाजों को मानते हों, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है, जिससे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी है। देश का नाम और भौगोलिक विस्तार। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम भारतवर्ष नाम दिया गया, और इनके निवासियों को भरत संतति कहा गया। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। आगे चलकर ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंध से निकला, जिसका प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया। साथ ही हिंदुस्तान शब्द पहल 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश की व्याख्या अखंड इकाई के रूप में की है। ऐसे राजा जिन्होंने अपना राज्य हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक फैलाने में योगदान दिया, वो चक्रवर्ती कहलाए। देश में इस प्रकार की राजनीति एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई है। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के काल में तथा ईसा की 4थी सदी में समुद्रगुप्त के काल में। भारतीय में भाषाएं। ईसा पूर्व 3री सदी प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा का काम करती है, लेकिन बाद में वह स्थान संस्कृत ने लिया और देश में कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला गुप्तकाल यानी 4थी सदी में और भी मजबूत हुआ। इसी प्रकार प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी भक्ति भाव से पढ़े जाते थे। इसकी रचना संस्कृत में हुई, लेकिन बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया। अगर भारत में वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। यह उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा के जन्म के साथ प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए, वे किसी न किसी वर्ण या जाति में मिल गए। इतना ही नहीं, इसने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का समाधान या सामना कर रहे हैं, उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन का विशेष महत्व है।
भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ बढ़ी हुई। अतः प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। प्राचीन मध्य और उत्तरकाल की बहुत सी रूढ़ियाँ वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई है। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे, तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद देश की एकता कायम रखने और उसे प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने में बाधक बने हुए हैं। प्राचीन भारतीय के इतिहास के महत्व में प्राचीन भारत के अध्ययन से हमें इस तह पर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीन टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। धन्यवाद। आज का रिवीजन इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कर दें। धन्यवाद।